नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हम देख लेते हैं आज निबंध की विशेषताएं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को निबंध का अर्थ, परिभाषाएं एवं निबंध कितने प्रकार के होते हैं प्रीवियस वीडियो में दिया है, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिए। निबंध से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आज हम देखते हैं कि निबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है, इस युग के समस्त निबंधों में चिंतन के साथ साथ गहराई का पुट है। अब देखिए, किस युग में? आधुनिक युग में। आधुनिक युग से पहले तो निबंध का लेखन हुआ नहीं था, तो इस युग में चिंतन के साथ साथ क्या है? गहराई का पुट है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जिस भी विषय पर निबंध लिखा गया या जिस टॉपिक पर निबंध लिखा गया, तो उसमें बड़े ही गहन अध्ययन के साथ, चिंतन मनन के साथ या विश्लेषण करके उसकी, जैसे किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखा गया तो उसकी संपूर्ण जानकारी रख करके गहराई के साथ निबंध का लेखन कार्य हुआ है। ये इसकी नंबर 1 विशेषता है। नंबर 2 क्या है? भाषा शैली में प्रौढ़ एवं प्रांजलता। अब देखिए, भाषा शैली में प्रौढ़ होने का क्या मतलब है? जैसे एक 30 या 35 साल का व्यक्ति है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रौढ़ व्यक्ति कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो पूर्ण हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है। उसका मानसिक विकास हो चुका और शारीरिक विकास हो चुका। तो ऐसे ही भाषा एक व्याकरण सम्मत, एक विधिवत और एक सर्वमान्य हो चुकी। उसमें जितनी भी कमियां थीं वो कमियां दूर हो चुकी हैं और एक व्यवस्थित बन चुकी। तो वो क्या कहलाती? वो भाषा प्रौढ़ भाषा कहलाती। जैसे हम हिंदी को देखें तो हिंदी कैसी भाषा है? व्याकरण सम्मत है, प्रौढ़ है, प्रांजल है और इसके अलावा उसमें कहीं ना कहीं शुद्धता आ चुकी है। परिनिष्ठ भाषा हमारी हिंदी भाषा बन चुकी है। तो भाषा कैसी हो गई? प्रौढ़ हो गई। यानी कि अब उसमें हम यदि कोई एक्स्ट्रा वर्णमाला जोड़ें या कोई और व्याकरण जोड़ें तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में परिपक्व है और पूर्ण है। प्रांजल का मतलब होता है शुद्ध होना, सभी नियमों से, सभी जो पूरे नियम कानून होते हैं उनमें बंद करके शुद्ध परिनिष्ठ भाषा और अपने आप में पूर्ण विकसित भाषा का होना प्रांजलता है इसकी। तो भाषा शैली प्रौढ़ एवं प्रांजल हुई किस युग में? द्विविध युग में। शुक्ल युग में भी भाषा अपने आप में प्रौढ़ प्रांजल थी, लेकिन द्विविध युग में आकर के उसका पूर्ण विकास हो चुका। तीसरी है भाषा व्यवहारिक होना। जैसे हम आमतौर में अपने घर परिवार में, अपने समाज में एक सामान्य व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना, एक दूसरे का सहयोग करना, है ना, आपस में मिलजुल कर रहना। ऐसे ही जब भाषा आपस में एक दूसरे को कमियों को पूरा करती है, यानी कि जो पहले शब्द लिखा है और जो उसके आगे जो शब्द लिखा और उसके आगे जो शब्द लिखा, तो उन सभी में आपस में एक दूसरे का मेल होना और एक दूसरे के अर्थ को पूर्ण करना भाषा की व्यावहारिकता है। चौथा क्या है? निबंधों में यत्र तत्र व्यंग का पुट होना भी अवलोकनीय है। यानी कि कहने का अर्थ है कि कहीं कहीं पर जैसे निबंध लिखे जाते हैं तो उसमें व्यंग करना, कटाक्ष करना और इनडायरेक्टली किसी भी कमी की, मतलब किसी भी बुराई की, किसी भी गलत कार्य की हंसी करना, उस पर व्यंग करना, कटाक्ष करना, तीखापन जो है निबंधों में लाना अवलोकनीय है। अवलोकनीय का मतलब होता है हमें देखने को मिलता है। 5वां है खरगोश की सींग नामक निबंध, जिसके लेखक प्रभाकर माचवे हैं। व्यंग का सजीव उदाहरण है। जैसे अब देखिए, उदाहरण के लिए खरगोश की सींग नामक निबंध जो है इसके लेखक प्रभाकर माचवे हैं। तो इसमें, इस निबंध में व्यंग का पुट मिलता है। जब भी हम इस निबंध को पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है इस निबंध को, तो देखना इसमें अच्छी खासी व्यंग की प्रधानता दी गई है।
छठवां क्या है, हरिशंकर परसाई एवं के.बी. सक्सेना ने भी व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। अब देखिए हरिशंकर परसाई तो जो है व्यंग के लिए फेमस ही थे, बड़े ही प्रसिद्ध थे। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, कई ऐसे उनके निबंध हैं जो व्यंग से भरपूर हैं। उनको पढ़ने में बड़ी ही हंसी आती है और व्यंग प्रधान निबंधों की श्रेणी में आते हैं। तो इन्होंने भी, और के.बी. सक्सेना है, इन्होंने भी व्यंग प्रधान निबंध लिखे हैं। सातवां है, निबंधों में प्रगतिवादी विचारधारा भी परिलक्षित होती है। अब देखिए जो द्विवेदी युग और शुक्ल युग में जो निबंध लिखे गए उनमें कौन सी विचारधारा, प्रगतिवादी, यानी कहीं ना कहीं प्रगतिशीलता को अधिक महत्व दिया गया है। आठवां है, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंध भी बहुत ही सरस एवं सराहनीय हैं। अब देखिए महादेवी वर्मा ने जो निबंध लिखे हैं उनके निबंध किस श्रेणी में आते हैं, संस्मरण की श्रेणी में आते हैं। तो इनके निबंध भी बड़े ही सरस यानी कि सरल हैं, पढ़ने में बिल्कुल जैसे हम पढ़ते जाते वैसे ही हमें समझ में आ जाते और सहज है, सराहनीय है, यानी कि सभी को बड़े अच्छे लगे हैं। नौवां है, जैनेंद्र कुमार ने गांधीवादी विचारधारा को अपने निबंधों में अभिव्यक्त किया है। अब देखिए जैनेंद्र कुमार हैं तो यहाँ पर देखिए जैनेंद्र होना चाहिए। जैनेंद्र कुमार ने गांधीवादी विचारधारा को अभी अपने निबंधों में अभिव्यक्त किया है। तो इनके निबंधों में ज़्यादातर गांधीवादी विचारधारा, जो आदर्शवादी विचारधारा भी हम जिसे कह सकते हैं, या अहिंसावादी विचारधारा जैनेंद्र ने अपने निबंधों में दिखाई है। और आखिरी है 10वां, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरातल पर आधारित निबंधों की रचना भी की गई। यानी कि जितने भी निबंध लिखे गए तो सांस्कृतिक यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो बीत चुके हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं, कई ऐसे बड़ी बड़ी घटनाएं रही इतिहास से संबंधित, तो उन पर भी निबंध लिखे गए हैं। चलिए तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नंबर 1 है निबंध की विशेषताएं। इस युग के समस्त निबंधों में चिंतन के साथ साथ गहराई का पुट है। नंबर 2, भाषा शैली प्रौढ़ एवं प्रांजल है। नंबर 3, भाषा व्यवहारिक है। नंबर 4, निबंधों में यत्र तत्र व्यंग का पुट भी अवलोकनीय है। नंबर 5, खरगोश की सींग नामक निबंध जिसके लेखक प्रभाकर माचवे हैं, व्यंग का सजीव उदाहरण है। नंबर 6, हरिशंकर परसाई एवं के.बी. सक्सेना ने भी व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं। नंबर 7, निबंधों में प्रगतिवादी विचारधारा परिलक्षित होती है। परिलक्षित का मतलब है दिखाई देती है। नंबर 8 है, महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक निबंध भी बहुत ही सरस एवं सराहनीय हैं। नंबर 9, जैनेंद्र कुमार ने गांधीवादी विचारधारा को अपने निबंधों में अभिव्यक्त किया है। नंबर 10, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरातल पर आधारित निबंधों की रचना की गई है। तो ये अपनी निबंध की 10 विशेषताएं हैं और आप इन्हीं विशेषताओं को याद करिए, ये सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके काम का ही रहेगा सब कुछ। और फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।